तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के एक नए टॉपिक अर्थात हर्षवर्धन के बारे में। इससे पहले हमने गुप्त काल के बारे में सब कुछ पढ़ने का प्रयास किया था। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन था हमारे पुष्यभूति वंश था ना, उसका शासक था। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन कौन था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। अब बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? इनका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। अब पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा को बनाया था। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा को बनाई। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है, उसे अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? पुष्यभूति वंश ने। अब उनके परिवारजनों के बारे में बात करते हैं हर्षवर्धन के। तो उनके पिता का नाम तो प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बड़ी बहन का नाम राजश्री था। तो इस तरह हमने देखा, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम क्या था? राजश्री। तो हमने उनकी राजधानी देख ली। राजधानी हमारी थानेश्वर है। पिता, माता, बड़ा भाई और बहन देख लिए, प्रभाकर वर्धन, यशोमती, राज्यवर्धन और राजश्री। अब उनके कुछ बातों के बारे में देख लेते हैं। प्रभाकर वर्मन अर्थात उनके पिताजी, उन्होंने राजस्थान पर भी आक्रमण किया था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह किससे कर दिया? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से कर दिया था। कन्नौज हमारे यूपी में पड़ता है, तो वहाँ पे क्या है? ग्रहवर्मा का शासन था। तो ग्रहवर्मा से शादी किसकी कर दी? उनकी बेटी राजश्री की। जो कन्नौज का शासक ग्रहवर्मा, वो था हमारे मोखरी वंश का शासक। किसका शासक था? मोखरी वंश का शासक था हमारे कन्नौज का शासक ग्रहवर्मा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, बीमारी हो गई थी उससे कोई। प्रभाकर वर्धन को कोई बीमारी हो गई थी, जिससे दुखी होकर या आहत होकर उनकी पत्नी यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। अर्थात जो हमारे हर्षवर्धन थे, उनके पिताजी किसी बीमारी से पीड़ित थे, तो उससे दुखी होकर उनकी माताजी यशोमती थी ना, उन्होंने खुद को जला लिया, खुद को आत्मदाह कर लिया। बाद में प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। अब मालवा का शासक था देवगुप्त। मालवा कहाँ? हमारे एमपी के अंदर पड़ता है। तो मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। तो देवगुप्त ने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कौन था? जो हर्षवर्धन था उनका जीजा जी, अर्थात जो राजश्री थी उनकी बहन, उनकी पति कौन थे? ग्रहवर्मा। उनकी हत्या कर दी मालवा के शासक देवगुप्त ने। आगे आता है बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने क्या किया था? देवगुप्त का समर्थन किया था। अर्थात उन्होंने कहा था यह काम अच्छा किया है, तो यह नाराज करने वाला काम बंगाल के शासक गौड़ शासक शशांक ने किया था। अब शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का बड़ा भाई। तो इस तरह से शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपनी बहन राजश्री की रक्षा की। अर्थात उन्हें लगा कि अब हमारी जो बहन है, सिस्टर है राजश्री, उसकी जान को भी खतरा है। तो वह कन्नौज गया और कन्नौज जाके अपनी बहन की रक्षा की, उसे लेकर आया कि वापस हमारे ये दिन चले। फिर नाराज हो जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करता है? इस चक्कर में पूरे के पूरे उत्तर भारत को जीत लेता है। क्या करता है? पूरे के पूरे उत्तर भारत को जीत लेता है और भारत का प्रतापी राजा बनता है। संभवतः शशांक की मृत्यु हो जाती है उस समय। उसी समय में क्या है? शशांक की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने गौड़ क्षेत्र अर्थात बंगाल को भी जीत लिया। गौड़ क्षेत्र या बंगाल को भी जीत लेता है। कौन? शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन। पहले के टाइम की बात करें तो प्राचीन काल में बंगाल को ही गौड़ क्षेत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या होता था? बंगाल को ही क्या कहते थे? गौड़ क्षेत्र कहते थे। शशांक भगवान शिव का अनुयायी था। शशांक कौन था? भगवान शिव का अनुयायी था। शशांक ने एक बहुत गलत कार्य किया। कौन सा कार्य किया? उन्होंने जो बोधि वृक्ष था, जिसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, उसे काटकर गंगा में बहा दिया था। शशांक ने बोधि वृक्ष जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, भगवान बुद्ध से संबंधित था, उसे काटकर गंगा में बहा दिया था। इसके बाद बात करें तो हर्षवर्धन ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। हर्षवर्धन ने क्या किया?
दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। अब कुछ उनके सबूतों की बात करते हैं। ये सारी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एहोल अभिलेख की। किसकी? एहोल अभिलेख की बात करें तो एहोल अभिलेख 634 ईस्वी का था। एहोल अभिलेख कब का है? 634 ईस्वी का। तो एहोल अभिलेख को एहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एहोल अभिलेख को एहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है। एहोल अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में एहोल नामक स्थान से मिलता है। एहोल अभिलेख क्या है? भारत के जो कर्नाटक राज्य है तो वहाँ पे एक बीजापुर नाम की जगह है या बीजापुर जिला है, वहाँ से एहोल नामक स्थान से मिलता है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख क्या है? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और रवि कीर्ति कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक जैन कवि था। रवि कीर्ति कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक जैन कवि था। कौन? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख की बात करते हैं। एहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख कब का है? एहोल अभिलेख 634 ईस्वी का है। एहोल अभिलेख क्या है? 634 ईस्वी का है। अब बात करते हैं एहोल अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रवि कीर्ति ने तो ये बनाया था एहोल अभिलेख, और उसने एहोल अभिलेख में लिखा। तो उसमें क्या लिखा कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। तो उन्होंने एहोल अभिलेख में क्या लिखा कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को कहाँ हरा दिया? नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। साथ ही साथ बात करते हैं एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को उत्तरापद स्वामी कहा गया, अर्थात उत्तर का स्वामी किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। फिर बात करते हैं सर्वधर्म सम्मेलन की। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। किसका? सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था हर्षवर्धन ने कन्नौज के अंदर। चीनी यात्री थे हेनसांग, तो उनको क्या है कि दूसरा बौद्ध भी माना जाता है हेनसांग को। तो चीनी यात्री हेनसांग ने क्या किया? सर्वधर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और वहाँ के जो ब्राह्मण समाज थे तो वह उससे नाराज हो जाते हैं इस बात से। क्यों? क्योंकि जो सर्वधर्म सम्मेलन की अध्यक्षता यदि ब्राह्मणों के द्वारा की जाती तो अच्छा होता उनकी नज़र में, क्योंकि उस समय ब्राह्मण धर्म को सर्वोच्चता प्राप्त हो चुकी थी गुप्त काल के बाद। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? सर्वधर्म सम्मेलन का क्या किया? विरोध किया था। इसलिए सर्वधर्म सम्मेलन का ब्राह्मणों ने विरोध किया। फिर एक महामोक्ष परिषद की बात करते हैं। हर्षवर्धन क्या हर 5 साल के बाद में प्रयाग हमारे जो एमपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है प्रयाग, यूपी में जो प्रयाग पड़ता है उसमें क्या है? एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था हर 5 साल के अंदर। कौन? हर्षवर्धन के द्वारा हर 5 साल में प्रयाग में एक दिन दान वितरण समारोह का आयोजन करवाया जाता था। किसका? दान वितरण समारोह का आयोजन करवाया जाता था हर 5 साल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हर 5 साल के अंदर दान वितरण समारोह का आयोजन करवाया जाता है। हर्षवर्धन की छठी जो महामोक्ष परिषद थी उसमें हेनसांग ने भी हिस्सा लिया था। जो हर्षवर्धन की छठी महामोक्ष परिषद थी उसमें हेनसांग ने भी हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन क्या प्रयाग में अपनी सारी संपत्ति दान में दे देता है। हर्षवर्धन क्या करता था? जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था उसमें क्या अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता था। अब हेनसांग की बात करते हैं। अब हेनसांग के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, तो अब थोड़ी सी उनकी व्यक्तिगत जानकारी में देख लेते हैं। हेनसांग की बात करें तो हेनसांग 629 ईस्वी में स्थल मार्ग से होते हुए भारत में आया था। हेनसांग क्या था? 629 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था। हेनसांग क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया था। हेनसांग क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया था। हेनसांग ने 3 साल तक जो हमारा बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग ने 3 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा के राजगीर में। कहाँ पे? एक नालंदा जिला है बिहार राज्य के अंदर, वहाँ पे एक राजगीर नाम जगह है, वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है। आगे बात करें तो फिर हेनसांग बाद में धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर टीचर भी बन जाता है, अर्थात अध्यापन का कार्य शुरू कर देता है। शुरू में तो अध्ययन करने के लिए आता है, लेकिन बाद में वह क्या करता है? अध्यापन का कार्य करना शुरू कर देता है। हर्षवर्धन ने क्या किया? हेनसांग को संरक्षण दिया। संरक्षण का अर्थात उसको रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हेनसांग ने क्या किया? दक्षिण भारत की यात्रा की थी। एक बात और है खास कि हेनसांग को 2 बार दक्षिण भारत के अंदर लूटा गया। जब वो यात्रा कर रहे थे भारत के अंदर तो उनको 2 बार लूटा गया, लेकिन फिर भी हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की थी, अर्थात ये एक रेयर मोमेंट था
ये कोई उसी के साथ हुआ वो अलग बात थी, लेकिन नॉर्मली इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। इस वजह से हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रशंसा की थी। अब हेनसांग ने क्या किया, भीनमाल की यात्रा भी की थी। और अपने भीनमाल कहाँ है, जालौर के अंदर। भीनमाल कहाँ है, जालौर के अंदर। तो हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा भी की थी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। भीनमाल क्या, राजस्थान के जालौर जिले में स्थित एक शहर है। अब बात करते हैं हेनसांग की। हेनसांग की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है सीयू की। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, सीयू की पुस्तक, और इसमें बीचों बीच आपको भगवान बुद्ध का एपिक दिखता है। तो इसका वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 के बारे में हम थोड़ा सा देख लिया। तो आगे हम बात करते हैं। ये सीयू की है, जो हेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इस पुस्तक की बात करें तो हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की में क्या कहा, हर्षवर्धन का नाम लिया है, शिलादित्य। हर्षवर्धन का क्या नाम लिया है, शिलादित्य नाम लिया है। हेनसांग ने क्या है, अपनी पुस्तक सीयू की में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का भी उल्लेख किया है। अर्थात दोनों शासकों के नामों का उल्लेख किया है सीयू की पुस्तक में, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का। तो दोनों का उल्लेख किया है हेनसांग ने। अब हेनसांग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि हेनसांग के अन्य नाम क्या क्या है, यही निम्न में से हेनसांग को किन नाम से जाना जाता है। जैसे एक नाम तो हमारे है प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या यात्रियों का राजकुमार। एक तो क्या है हमारे, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या यात्रियों का राजकुमार। दूसरा हमारे द्वितीय शाक्य मुनि। और तीसरा आता है हमारे नीति का पंडित। तीसरा क्या आता है हमारे, नीति का पंडित। तो इस तरह हेनसांग को कुछ नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, दूसरा द्वितीय शाक्य मुनि, अर्थात जो पहला शाक्य मुनि तो हमारे गौतम बुद्ध थे, दूसरा हमारे शाक्य मुनि किसे माना जाता है, हेनसांग को, और तीसरा नीति का पंडित कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमने उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में देखा। तो अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें भी हैं। हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो हमारे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इस तरह हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसकी। ये हमारी प्रियदर्शिका है, ये प्रियदर्शिका, ये रत्नावली और नागानंद। तो इस तरह 3 नाटकों के बारे में लिखा हर्षवर्धन ने। तो इनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है नागानंद। सबसे पहले कौन सी आती है, नागानंद। और ये संस्कृत का नाटक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है। और किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन लिखी है संस्कृत के अंदर नागानंद। और दूसरी आती है हमारी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका की बात करते हैं, ये पुस्तक भी है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। और ये भी एक संस्कृत नाटक है। अब ये प्रियदर्शिका है, तो प्रियदर्शिका में क्या है, ये इसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका, इनके प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। किस किस के बीच का, राजा उदयन और राजकुमारी जो प्रियदर्शिका है, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है किसमें, प्रियदर्शिका नामक नाटक में। हर्षवर्धन ने इसको लिखा है। ये भी संस्कृत का नाटक है। तीसरा हमारी पुस्तक आती है रत्नावली। कौन सी, रत्नावली। हर्षवर्धन के द्वारा जो रत्नावली पुस्तक लिखी गई है वो भी एक संस्कृत नाटक, वो भी क्या है, एक संस्कृत नाटक है। ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन खुद ही पुस्तकें लिखते थे, उनके दरबार में जो दरबारी विद्वान थे उनके द्वारा भी काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई। कौन कौन सी, अब बात करते हैं हर्षवर्धन के जो दरबारी विद्वान हैं उनके बारे में। दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो दरबारी विद्वानों सबसे पहले आता बाणभट्ट, फिर आता मयूर भट्ट, फिर आता मातंग दिवाकर। कौन कौन से, बाणभट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में बात करें तो बाणभट्ट क्या, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था। बाणभट्ट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, जैसे हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। कौन सी पुस्तक है, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। 3 पुस्तकें लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा। सबसे पहले हर्षचरित की बात करें, हर्षचरित की बात करें तो यह भी है ना, बाणभट्ट के दरबार का विद्वान था हर्षचरित। ये पुस्तक भी देख सकते हैं हर्षचरित के बारे में। ये केरल विश्वविद्यालय की पुस्तक है, लेकिन हमें इसकी वजह ये देखना है, ये हमारी हर्षचरित है और ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है कादम्बरी। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, कादम्बरी। तो कादम्बरी भी आप देख सकते हैं, ये बाणभट्ट की कादम्बरी है, ये बाणभट्ट और ये हमारी कादम्बरी। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा क्या, कादम्बरी नामक पुस्तक
लिखी गई। तीसरी पुस्तक हमारी चंडी शतक। तीसरी पुस्तक कौन सी है? चंडी शतक। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान है बाणभट्ट, उनके द्वारा चंडी शतक नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये देख सकते हैं चंडी शतकम, चंडी शतकम ये हमारी चंडी शतकम अर्थात जो बाणभट्ट की पुस्तक है चंडी शतकम, तो ये आप देख सकते थे। फिर इसके बाद आता मयूर भट्ट। दूसरे दरबारी विद्वान कौन आते हैं? मयूर भट्ट। मयूर भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबार का विद्वान था। मयूर भट्ट संस्कृत का कवि था। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान मयूर भट्ट के द्वारा सूर्य शतक नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी? सूर्य शतक नामक पुस्तक लिखी गई है। फिर आती है हमारे मातंग दिवाकर। कौन आता है? मातंग दिवाकर। मातंग दिवाकर क्या था? हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। मातंग दिवाकर कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। जबकि मातंग दिवाकर कौन था? एक दलित था। लेकिन हमें मातंग दिवाकर के द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। मातंग दिवाकर के द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। इस तरह हमने तीनों दरबारी विद्वान अर्थात मातंग दिवाकर, मयूर भट्ट और बाणभट्ट, तीनों दरबारी विद्वानों के बारे में देखा। हर्षवर्धन की पुस्तकों के बारे में देखा। हर्षवर्धन की तीनों पुस्तकें अर्थात प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इससे पहले हमने हर्षवर्धन की हमने हिंसा के बारे में थोड़ा बहुत जाना और हर्षवर्धन की जो जीवनी थी, उनके भाई और उनके परिवार के जो भी उस समय की जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में जाना और पुष्यवती वंश के सभी शासकों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई विचार हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।